हेलो गाइस, स्वागत करता हूं सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल बेसिक से कवर कराऊंगा, मैं सारी चीजें कवर होंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। और जेई के बच्चे, नीट के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि जेई और नीट का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस होता है 1000% डिक्टो सेम होता है। मैंने मिलाया है और आप भी मिला लीजिएगा। तो जेई नीट के बच्चे देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी जबरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हमारा चैप्टर जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन है। ठीक है दोस्तों, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा सबसे पहला आ जाता है सेंटर ऑफ मास। इसको बहुत लोग सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया इसके अंदर दोनों चीज आ जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी का मतलब जो सिस्टम है उसका सभी होल मास को हम एज्यूम कर सके, वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। और ये दोस्तों कहां पर देखने को मिलेगा आपको? नियर हैवियर ऑब्जेक्ट। जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों उसके नियर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, यानी कि सेंटर ऑफ मास दोस्तों ये इनसाइड बॉडी हो सकता है और मतलब अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है। और ये हमेशा कहां पर लाई करेगा? यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब दोस्तों जहां पर दो एक्सिस एक दूसरे को कट करेंगे, क्या करेगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ये मतलब लाई करेगा, वहां पर रहेगा ये सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। यानी कि दोस्तों जो पोजीशन होगी, अब मतलब उसकी जो कहां पर रहेगा वो सेंटर ऑफ मास, वो ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहां से ले रहे हैं और कौन सा कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं। तो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट भी डिपेंड करता है। और सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इटसेल्फ। लेकिन ये सिर्फ मतलब चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट डिपेंड नहीं करता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये दोस्तों डिवाइड करता है मूवमेंट ऑफ मास को इक्वल पार्ट में। और सेंटर ऑफ मास दोस्तों जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम पॉइंट फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास क्लोजर होता है दोस्तों मैसिव, यानी कि भारी बॉडी की तरफ। ठीक है, और इंटरनल फोर्स चेंज नहीं होगा। यहां पर दोस्तों ग्राफ दिया गया है, अगर m1 यानी मास 1 मास 2 के बराबर है तो दोस्तों यहां पर ये हो जाएगा सेंटीमीटर में r/2। ठीक है, और ये है तो यहां पर m2 जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो ये मास और दोस्तों डिस्टेंस या फिर रेडियस का बीच में यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन चेंज होने से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओरिजिन अगर चेंज होता है कहीं पर किसी बॉडी का तो सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें थी दोस्तों, आपको अच्छी लगी होंगी। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास हम देख लेते हैं। अगर मैं आप एक कोऑर्डिनेट बनाकर आपको दिखाऊं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, और ये वाई मतलब एक्सिस हो गया। ठीक है, तो कोई मास यहाँ पर दोस्तों हमने ले लिया, मान लीजिए m1 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से ये है, फिर ये हमने कोई दूसरा मास ले लिया m2। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर मास रखा है। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, और तो सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? यहां पर मैं अलग तरीके से थोड़ा डायग्राम बनाया हूं। जैसे मान लीजिए ये पूरा m1 मास है और ये m2 मास है, एक d डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इसका हाफ डिस्टेंस d1 हो जाएगा, हाफ d2 हो गया एक प्रकार से। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा इसमें? तो दोस्तों यहां पर जो r यानी कि पोजीशन है, r की जगह आप x भी हो सकता है, जैसे मैंने r लिया है। सो ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 का वेक्टर डिवाइडेड बाई ये हो जाता है m1 प्लस m2। ठीक है, r की जगह x भी हो सकता था, तो x और r दोस्तों मतलब डिस्टेंस के लिए ये डिवाइड किया था, पोजीशन के लिए x सेंटीमीटर है, तो x में अगर हम देख रहे हैं तो m1 x1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर जो रहेगा वही दोस्तों यहां पर आएगा। ठीक है, इसको बहुत लोग बॉक्स कंसेप्ट भी बोलते हैं, बाकी की सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, जो चीजें वहां पर यहां पर, बाकी m1 इंटू वो कर देंगे, जो चीज वहां पर रहेगी मतलब सर्कल कंसेप्ट, बॉक्स कंसेप्ट जो भी कर सकते हैं। तो सिलेबस तो वही है, बोलेंगे कॉपी कर रहे हैं कोई नहीं। तो y सेंटीमीटर मास दोस्तों y की जगह पर यहाँ पर y कर दिए हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये x और y पोजीशन कोऑर्डिनेट जो भी कर सकते हैं आप। अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो यहाँ पर v रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दोस्तों, एक्सेलरेशन यहाँ पर रख देंगे। तो वही मैंने बोला कि जो चीजें वहां पर रहेंगी वो यहाँ पर रख जाएंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। और डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो m2/d12, और इससे भी निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका हाफ मतलब अलग अलग का सिंगल का निकालना चाहें वो उसकी वजह से कहाँ पर सेंटर ऑफ मास आएगा, इसकी वजह से कहाँ पर आएगा, तो ये हो गया। और दो ऑब्जेक्ट के लिए जब m/r यानी कि मास और डिस्टेंस जो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका मास एंड डिस्टेंस रिमेन सेम, क्योंकि भाई कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। अगर इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ मास एंड डिस्टेंस चेंज करती है तो। ठीक,
सेंटर ऑफ मास दोस्तों कुछ सिस्टम के लिए दिया गया है, जैसे लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रॉड हमने ले लिया है, तो दोस्तों ये दोस्तों क्या होता है, रॉड और रिंग के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पर रॉड और रिंग के लिए भी डिफाइन होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जो लैम्डा होता है यानी कि लीनियर मास डेंसिटी, वो होता है डीएम। कोई स्मॉल लेंथ यहाँ पर दोस्तों हमने लिया है, मास स्मॉल मास स्मॉल डीएम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डीएम लैम्डा डीएल। वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए जनरली डिफाइन होता है। वहीं अगर सरफेस मास डेंसिटी दोस्तों सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये सरफेस 2D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू डीएम बाई डी ए। कोई स्मॉल एरिया, ठीक है, कोई स्मॉल मास ले लिया हमने किसी ऑब्जेक्ट का और स्मॉल एरिया, तो ये हो जाएगा डीएम रो डी ए, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों डिस्क या फिर प्लेट के लिए डिफाइन होता है। ये डिस्क या फिर प्लेट के लिए जबरदस्त रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे जबरदस्त वीडियो आपको आते रहेंगे। भी तमाम वीडियो वहाँ पर चल रही है हमारे चैनल पे दोस्तों। कम टाइम के अंदर आपको रिवीजन हो जाएगा जबरदस्त तरीके से। कभी नहीं पढ़े तो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात करें दोस्तों, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है। जैसे इसमें आपका सॉलिड स्फीयर आ गया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर आ गया, आपका एस क्यूब आ गया, और दोस्तों ये सारी चीजें जाएंगी। तो ये रो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डीएम बाई डी टी है, ठीक है। तो डीएम यानी स्मॉल मास और स्मॉल वॉल्यूम, तो यहाँ पर हो जाएगा डीएम रो डीवी। और यहाँ पर दोस्तों अगर इंटीग्रल फंक्शन की बात करें तो एक्स सी एम इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स डॉट डी एम बाई डी एम, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास रॉड के लिए अगर यहाँ पर लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एल बाई टू हो जाएगा। और दोस्तों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ डिस्टेंस के, तो ये हो जाएगा 2l/3। और वहीं अगर दोस्तों स्क्वायर है उसका, तो ये हो जाएगा 3l/4। स्लाइड नोट, अगर डेंसिटी दोस्तों वेरी करती है लीनियरली, ठीक है, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट था, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट, जो कि जो वेरी करेगा चेंज, और एक्स पावर एन कितना बदला। अगर पोजीशन चेंज करता है तो दोस्तों l/2 इज लेस देन एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लेस देन एल, इसके बीच में आएगा, दोनों के बीच में। कोई वैल्यू अगर वहाँ पर डिफरेंट वैल्यू हो सकती है अलग अलग तरीके से, कुछ भी हो सकता है, लेंथ की जगह आर एक्स भी हो सकता है। अगर शिफ्ट करता है सेंटर ऑफ मास दोस्तों, तो क्या होगा, डेल्टा और सेंटर ऑफ मास। डेल्टा यानी कि दोस्तों ये चेंज को दर्शाता है, डी यानी कि स्मॉल चेंज को दर्शाता है, और ये चेंज को दर्शाता है। तो m1 यहाँ पर डेल्टा हो जाएगा दोस्तों, बाकी r है तो r1 प्लस r2 यानी कि पोजीशन हो गया दोस्तों इसका, ठीक है। तो ये m1 मास m2 रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करता है पोजीशन में, तो देन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने बैठेंगे तो रिविजन हो चुका हमारा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड शेप के दोस्तों क्रिकेट बैट का काफी ज्यादा जिक्र होता है, मैंने देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो बॉटम पीस हैव लार्जर मास, क्योंकि इसका मास क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास डिवाइड करता है सिस्टम में दो इक्वल मूवमेंट में करता है, यानी कि मास 1 r1 यानी कि दोस्तों रेडियस या फिर डिस्टेंस मास 2 और उसके r2 के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों जो बॉटम पे होगा वो स्मॉलर होगा, बट मास उसका लार्जर होगा। तो mr अगर कांस्टेंट है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बॉटम पीस जो है दोस्तों उसके पास लार्ज मास होगा। और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर दोस्तों कुछ ऑब्जेक्ट्स का दिया गया है, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग का होता है 2r/π, सॉलिड हेमिस्फीयर का होता है 3r/8, और सेमी सर्कुलर डिस्क का होता है 4r/π3, होलो हेमिस्फीयर का होता है r/2, होलो कोन का होता है दोस्तों h/3, सॉलिड कोन का होता है h/4। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों। इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक मैं आपको बता दूं, यहां बता दे रहा हूं दोस्तों, सिनेमा। ये ट्रिक दोस्तों बहुत लोग यूज करते हैं, मेरी खुद की नहीं है, बट मतलब ये ट्रिक है, आपके काम होना चाहिए बस। तो ये सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन एंड श्रीदेवी, ठीक है। तो दोस्तों सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, सनी देओल भी कह सकते हैं आप, सनी लियोनी गलत हो जाएगा, ठीक है, सनी लियोनी नहीं होगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे, तो पहले आपको याद करना है दोस्तों क्या, कि अब पहले मतलब डैश डैश, अब या फिर अपॉन भी कह सकते हैं इसको, रेशियो है, डैश डैश अपॉन, ठीक। तो यहाँ पर लिखना है आपको सी के नीचे 4 3 2 यानी कि 4 3 2। फिर इधर डी साइड से लिखना है आपको दोस्तों ऊपर की तरफ की, इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, और हरा कलर ले लेता हूं। तो यहां पर ये हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है, 3 2, इधर कितना था 2 3 4, इधर 4 3 2, ठीक है। अब आपको ये चीज याद रखनी है, पाई ये बस याद रखना है, बाकी तो आप सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन इस तरह कर लोगे, ठीक है। ये ट्रिक मेरी नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, क्रिटिसाइज मत करिएगा कमेंट में। तो 3 पाई ये हो गया, तो ये हो गया 3 पाई, ठीक है, और पाई 8, ठीक। अब बाकी क्या होगा दोस्तों, कुछ रेडियस तो होगा ही, तो इसमें वाले में आर लगा देंगे सब में, ठीक है, ठीक है। तो ये आर लगा दिए, और बाकी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा एच और एच के नीचे आर। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, आपका ट्रिक हो गया ये तैयार, ठीक है। और यहाँ पर आप मिला भी लीजिएगा, एकदम 100% सही है। देखिए सेमी सर्कुलर रिंग का हो गया दोस्तों ये, और सी से आपका ये हो जाता है हमारा कौन सा, कोन हो गया, ये ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगल, ठीक है। और
ट्रायंगल के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये हो गया आपका क्या कितना है r/2 है तो होलो हेमिस्फीयर हो गया ये। और r से ये हो जाएगा रिंग सॉलिड स्फीयर, ये हो जाता है आपका दोस्तों डिस्क। ठीक है, तो ये ट्रिक थी दोस्तों, ऐसी ट्रिक आपको मिलती रहेंगी। और आगे ट्रिक बताता हूँ, अगर कोई रिमेनिंग पोर्शन निकाल लिया जाता है मतलब कैविटी यानी कि खाली स्पेस किसी डिस्क में से, तो उसका मतलब क्या होगा कंसेप्ट दोस्तों। देखिए तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर x का, तो कोई रेडियस r यहाँ पर डायमीटर इसका है, तो यहाँ पर r/4 दोस्तों निकाल लिया गया है डिस्क में से, तो ये हो जाएगा A1 एरिया ऑफ 1 x माइनस A2 x2, तो ये हो जाएगा A1 माइनस x2। अगर फुल डिस्क मास m है और एरिया a है तब, तो यहाँ पर ये हो जाएगा m/16 सिंस एरिया इज 1/6 होगा क्योंकि r/4 था यहाँ पर। कैलकुलेशन के लिए ट्रिक निकाला है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन माइनस r/2 यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर इसका। तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर आर के लिए होता है दोस्तों r sin θ/2, θ/2 किसी r के लिए दोस्तों यानी कि दोस्तों एक, ठीक है, r जानते होंगे आप लोग, तो उसके लिए ये होता है अपना ट्रिक ये है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये चीज़ें थी, क्वेश्चन था ये यहाँ पर। बेसिकली मैं अगर आपको बोलूँ कैलकुलेशन था, ये क्वेश्चन था। तो अभी थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको मैं कलर को। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो जाता है दोस्तों वही, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब m2 फिर a2 फिर m1 m2, तो ये हो गया अपना फार्मूला। और दो केस यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। एक कौन सा केस है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर टेबल पे रखा हुआ है, यहाँ पर पुली लगी हुई है और मास 2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये अपनी तरफ खींचेगा, इसको खींच रहा है, एक्सेलरेशन से लग रहा है, तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हो जाएगा m2 यानी कि सेकंड का मास इंटू ग्रेविटी और बाकी दोनों का मास, ठीक है, वेक्टर सम कर देंगे। तो सिंगल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा मैग्नीट्यूड को जो इन्वॉल्व होगा स्क्वायर रूट में। केस 2 मतलब एड वुड मशीन, यहाँ पर देख पा रहे हैं पुली लटका हुआ है दोस्तों, पुली में यहाँ पर दो मास लटका हुआ है, एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा दोस्तों m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी कर देंगे। ठीक है, डायरेक्शन जो होगा इसका डाउनवर्ड होगा। तो ये दो केस हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लॉ दोस्तों, यहाँ पर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम दोस्तों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सप्लोजन थ्योरी की हम बात करें दोस्तों, काफी क्वेश्चन पूछता है इससे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका एक्सटर्नल फोर्स, अगर रुका हुआ मतलब जैसे स्टेशनरी मतलब ठहरा हुआ है, अगर वो ब्लास्ट करता है तो उसका एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, MC मोमेंटम कंजर्व। ठीक है, स्मॉलर मास हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी दोस्तों, जितना छोटा मास है उसका ज्यादा उतना काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। और वर्क डन अगर इंटरनल फोर्स के द्वारा दोस्तों बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ट्रू और फॉल्स की बात हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों। इंटरनल फोर्स चेंज कर सकता है काइनेटिक एनर्जी को, बिल्कुल सही है। और इंटरनल फोर्स मोमेंटम को चेंज कर सकता है, नहीं, मोमेंटम को नहीं चेंज कर पाएगा। मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, मास इनटू वेलोसिटी। ए बॉडी फॉलिंग वर्टिकली ब्रेक सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू वर्टिकल मोशन। ठीक है, ये एक्सप्लोड कर दिया, बॉम्ब वगैरह जैसे एक्सप्लोड नहीं करते हैं। एक्सप्लोजन कैलकुलेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो थर्ड पीस मस्ट हैव अपोजिट टू रिजल्टेंट, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोस्तों क्या है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर इंटू 2 प्लस हाफ 2m इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया, अगर कोई बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो ये फार्मूला आप यूज करिए। उसके बाद देखिए दोस्तों आ जाएगा आपका 225 जूल। क्वेश्चन भी यहाँ पर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जेईई मेंस में और नीट में भी। तो मैन ऑन प्लैंक्स प्रॉब्लम की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर दो स्टेट हमने ले लिया है। कोई मैन है किसी प्लैंक पे वॉक कर रहा है दोस्तों, राइट सीधा जा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों पहले ये था, तो यहाँ पर कितना इसने चला है, x माइनस कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा उसका। तो मोमेंट बैलेंस हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो गया m इंटू एक्स यानी कि डिस्टेंस है, फिर l माइनस एन टोटल लेंथ माइनस x कितना चला, mx प्लस mx इज इक्वल टू, दोनों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मास ml। डिस्प्लेसमेंट प्लैंक का कितना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो x यानी कि दोस्तों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो ml हो जाएगा मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ प्लैंक। कैपिटल M दोस्तों जो है मास ऑफ प्लैंक है और ये मास ऑफ मैन है स्मॉल वाला। कैलकुलेशन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, क्वेश्चन भी है। ठीक है, और ये आ जाएगा अपना रोटेशनल मोशन। स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों, एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें हैं। तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी बॉडी होती है मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो अपोज करे यानी कि रुकावट पैदा करे, किसमें, चेंज इन रोटेशन ऑफ स्टेट यानी कि उसके दोस्तों रोटेशन में। तो आप इसको कह सकते हैं एक प्रकार से कष्ट, मतलब दिक्कत हो रहा है दोस्तों इससे मूव करने में। तो इसकी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होती है सर, यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन होता है दोस्तों ml स्क्वायर t0, और आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम डिनोट करते हैं, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा।
डिपेंड करता है दोस्तों ये डिस्टेंस पे रेदर देन मास पे। तो किसी भी पॉइंट मास के लिए दोस्तों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ग्राफ में यहाँ पर आई वर्सेस अगर आर का बनाऊं तो अगर मास कांस्टेंट है दोस्तों तो ये दोस्तों यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और वहीं दोस्तों अगर रेडियस कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। एंड यहाँ पर दो सिस्टम ऑफ मास दिया है m1 m2 और डिस्टेंस यहाँ पर l लेंथ का है, दोनों का रेडियस r1 r2 हो जाएगा। तो बीच में इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आ रहा है, इसको हम घुमा रहे हैं दोस्तों, इधर की तरफ रोटेट कर रहे हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दोनों का प्लस कर देंगे तो इसका आ जाता है दोस्तों m1 m2 और m1 प्लस m2 इंटू आई का स्क्वायर। तो ये आपका दोस्तों ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग है। और डिस्क्रीट मास सिस्टम की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 3 मास रखा गया किसी ट्रायंगल पे, तो यहाँ पर एरिया ए दोस्तों, यहाँ पर लेंथ ए है तो ABC 3 मास है। यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं दोस्तों तो ये क्या होगा, ये इसके परपेंडिकुलर आ गया है, मतलब कि सॉरी इसके पैरेलल आ गया है। तो पैरेलल आने की वजह से क्या होगा, I1 जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाकी दोनों का तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक का जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक का हो जाएगा अपना 3ma²। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी एक्सिस के जो पास करता है उसके एक साइड से, जैसे ट्रायंगल का एक साइड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे ये हो गया, बीच में से मैं यहाँ पर किया हूँ। तो अगर मैं यहाँ से भी करता दोस्तों, अगर यहाँ से मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये क्या होगा, तो भी जैसे इसको मान I2 मान लिया, इसको मान लिया, ठीक है, I2 I1, तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर I1 m0 प्लस दोनों का मास 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो मास प्लेस्ड है पोजीशन ओरिजिन पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों m इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो होता है एरिया ये √3a/2 होता है, स्क्वायर हो जाएगा तो इसका ये हो जाएगा 3ma²/4। और अगर वही हम दोस्तों परपेंडिकुलरली इसके देखें तो ये I3 यानी कि दोस्तों बीच में से जा रहा है, तो इसका मास हो जाएगा दोस्तों इतना ma/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ma²। तो ये और पॉइंट मास दोस्तों 4 पॉइंट मास यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 पॉइंट मास रखे गए हैं कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे। और इसको यहाँ पर दोस्तों क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू डायगोनल से कोई पास कर रहा है और उसको घुमा रहे हैं हम, तो ए और सी का मास जो होगा एक्सिस पे वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो दोस्तों उसके प्लेन में आ गया। फॉर मासेस बी एंड डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायगोनल जो होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, a√2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2ma/√2 का होल स्क्वायर जो कि ma² के बराबर होता है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, और कुछ थ्योरम्स यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोस्तों जो होता है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है सर, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है दोस्तों ये वैलिड होता है सभी टाइप की बॉडी के लिए, मतलब हर प्रकार की बॉडी के लिए वैलिड होगा। कैसे ये, तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है I0 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास प्लस md², md की जगह r भी हो सकता है x भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये पैरेलल में दोस्तों एक्सिस पे जा रहा है ना, तो पैरेलल नाम से पता चल रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करें दोस्तों, कोई सीट है यहाँ पर 3 एक्सिस है z x z y, तो I z इज इक्वल टू हो जाएगा I x प्लस z का सम। ये वैलिड होता है सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन ये सभी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। और यहाँ पर ये एक्सिस दोस्तों पैरेलल होगी प्लेन के, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पैरेलल कैसे प्लेन की, क्योंकि ये तो आई जेड जो है दोस्तों ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गई है, लेकिन ये दोनों तो आई वाई और आई एक्स दोस्तों प्लेन पे ही आ रहा है, तो ये क्या है, ये दोस्तों इसका पैरेलल है, मतलब ठीक है। और ये तो है हमने बता दिया। और कोई कंटिन्यूअस बॉडी के लिए क्या होता है कि एक रॉड यहाँ पर है दोस्तों, तो स्मॉल डीएम मास ले लेते हैं और स्मॉल एक्स ले लेते हैं, एल लेंथ की रॉड है और एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है दोस्तों, तो आई हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डीएम, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू डीएम एक्स, इसको हम भी लिख सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी जो हमने बोला था दोस्तों, रॉड वगैरह रिंग वगैरह के लिए देखा जाता है, ठीक है। और रॉड के लिए यहाँ पर दोस्तों हम बात करें सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो अगर हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ml²/12। और दोस्तों अगर हम उसको इस तरीके से घुमाते हैं, यानी कि दोस्तों क्या राउंड, कैसे मैं समझा मैं तो नहीं दिख पा रहा हूँ, मेरे पास रॉड तो रखी नहीं है, जैसे मैं अगर दिखाता तो विजुलाइज करके आपको अच्छे दिखाता, लेकिन डायग्राम में भी कोई कमी नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ml²/3। और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसको कोई अल्फा एंगल पे हम इसको घुमा रहे हैं दोस्तों, ये ऑब्लिक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू ml²/12 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस भी बन सकता है, साइन अल्फा यहाँ पर दोस्तों क्या आप देख रहे होंगे बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, तो ठीक है। और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की बात करें हम यहाँ पर दोस्तों, अगर तो रिंग की हम बात कर रहे हैं तो कोई जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता है वो 2πa ρ r के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए
आई ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं अगर अलग अलग नाम दे दूं इन सब चीज़ों का, तो एक प्रकार से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस वाले को मैं अगर नाम दे दूं दोस्तों, उसके परपेंडिकुलर है, इधर से भी ले सकता था मैं, जैसे यहाँ से कोई नया मास ले लिया तो I1 दे दिया, I2 दे दिया, ठीक है। बाकी ये बीच में से तो जा ही रहा है, तो रिंग थोड़ा सा मुझको और अच्छा से बनाना चाहिए था। ये डायमीटर हो गया इसका, और ये इनसाइड प्लेन I1 I2 दे देता हूँ। तो अगर कोई एक्सिस पास कर रही है उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर होगी प्लेन की, तो सेंटर ऑफ मास हो जाता है mr²। दोस्तों क्या होगा, जनरली mr² हो जाता है यहाँ पर। और अगर कोई टेंजेंट परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो वो हो जाता है दोस्तों 2mr²। और वहीं अगर दोस्तों टेंजेंट प्लेन में है तो हो जाता है 3mr²। वो परपेंडिकुलर था पर ये प्लेन में ही है, ठीक है। तो और उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एक्सिस होगी डायमीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा I इज इक्वल टू mr²/2। तो डिस्क और रिंग, डिस्क और रिंग का जो दोस्तों क्या होता है कि सेंटर ऑफ इसमें क्या होगा कि देखो, डिस्क थोड़ा क्या होता है, मतलब वो भरा हुआ होता है, रिंग क्या होता है, खाली होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक्सिस से पास कर रहा है सेंटर, यानी कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास mr² हो जाएगा। और टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर प्लेन को तो हो जाएगा 3mr²। वहीं अगर टेंजेंट प्लेन में है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो 5mr² हो जाएगा ये। और डायमीटर दोस्तों, उसके डायमीटर के अबाउट हो जाएगा mr²/4 100% गारंटी के साथ। और यहाँ पर होलो सिलेंडर को हम ट्रीट करते हैं एज अ रिंग, तो उसका भी हो जाएगा mr², क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको रिंग की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों भरतू, मतलब खोखला नहीं है, ये भरा हुआ है। तो सॉलिड सिलेंडर ट्रीट करेंगे किसको हम, ICM² दोस्तों mr² की तरह, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर वर्टिकल की बात करें तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा mr²/mr²। और I1 यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 2mr²। और यहाँ पर दोस्तों क्या, सेंटर ऑफ मास के इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर पास कर रहा है तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है अपना mr²/2, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर टेंजेंट है प्लेन के, सॉरी यहाँ पर मैं भी इसको बता दूं पहले, तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये वर्टिकल था, अब ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो मतलब खड़ा, तिरछा, बेड़ा, आड़ा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास अगर इसके अबाउट हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों ml²/12 प्लस mr², रॉड के लिए, ठीक है, रिंग के लिए ये हो जाएगा। तो I1 हो जाएगा ml²/3 प्लस mr²/2। और वहीं ये सॉलिड है, ये होलो है, खोखला है, ये भरतू है। ये वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई पास कर रहा है प्लेन से, हमने बता दिया था, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा यहाँ पर इसका mr² सेंटर के अकॉर्डिंग। और अगर टेंजेंट है दोस्तों तो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, तो हो जाएगा 3mr²/2। तो वहीं अगर ये हॉरिजॉन्टल में है दोस्तों ये, तो हो जाएगा ml²/12 रॉड के लिए प्लस mr²/4, ठीक है। और इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें दोस्तों तो हो जाता है ml²/3 प्लस mr²/4। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड से पार्ट 1 था, पार्ट 2 है यहाँ पर ये। तो सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सॉलिड स्फीयर में अबाउट उसके डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा, तो डायमीटर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, डायमीटर क्या कर सकते हैं, टेंजेंट, रेडियस किसको कहते हैं, छोटी क्लास में पढ़ाई होगा आपने। तो ये हो जाएगा 2/5 mr²। और टेंजेंट हो जाएगा दोस्तों, टेंजेंट ये टेंजेंट बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा 7/5 mr²। और होलो स्फीयर के लिए क्या होगा डायमीटर 2/3, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों ICM 2/3 mr²। और टेंजेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 5 mr²/3। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए हो जाएगा दोस्तों ये ma² प्लस b²/12। क्यूब का जो होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा ma²/6, क्योंकि अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है आपको पता होगा। तो जो कोन की बात नहीं, क्यूब का वॉल्यूम होता है L3, और टोटल सरफेस एरिया 6L²। L की जगह A भी हो सकता है, X भी हो सकता है, जो आप रखना चाहें वहाँ पर, D भी हो सकता है, C से हो जाएगा 4L²। तो ये हो गया। कोन की हम बात करें दोस्तों, कोन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
सरफेस एरिया पाई आर होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई बार प्लस एल प्लस आर, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई स्क्वायर, स्लैंट हाइट होता है एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आई सेंटर ऑफ मास के अगर हम देखें दोस्तों इसके, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या ये हो जाएगा दोस्तों अपना 3/10 mr स्क्वायर, ठीक है 3/10 mr स्क्वायर। और सेमी सर्कुलर डिस्क की हम बात कर रहे हैं अगर दोस्तों यहाँ पर, तो सेमी सर्कुलर डिस्क में दोस्तों हम दो तरीके से देख रहे हैं, एक तो आता यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर। वहीं अगर दोस्तों मान लीजिए इसको परपेंडिकुलरली अगर जा रहा है, ये बीच में से जा रहा है, तो ये हो जाएगा IMR स्क्वायर। और सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो MR स्क्वायर हाफ माइनस 16/9 पाई स्क्वायर। और ये अगर काट के निकाल लिए हैं किसी मतलब मास किसी डिस्क में से, तो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा कंप्लीट माइनस रिमूव कर देंगे, तो ये m डैश दोस्तों जो नया एरिया आएगा वो m/n स्क्वायर से निकलेगा। और सॉलिड स्फेयर के लिए यहाँ पर वॉल्यूम हम देखते हैं तो m/n क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये एरिया के लिए था। एनुलर डिस्क, रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड टॉर्क, तीनों निपटा दिए हैं एक ही झटके में, ठीक है, एक स्लाइड में तीनों है। एनुलर डिस्क दोस्तों एक ऐसी डिस्क होती है जहां पर क्या होता है बीच में मास खाली होता है, लेकिन साइड साइड में आपको दोस्तों मास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये दोस्तों ये एम्प्टी स्पेस है इतना, बाकी ये सब मास है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेडियस R1 रेडियस 2 है, तो इसके सेंटर ऑफ मास दोस्तों परपेंडिकुलर अगर इसको हम घुमा रहे हैं इस तरीके से एनुलर डिस्क, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास दोस्तों हो जाएगा m/2 r स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर डायमीटर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर ये बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है, R स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, लेकिन मेन ये है आपको याद रखना है। टॉर्क की बात करें दोस्तों, चेंज इन रोटेशनल स्टेट में जो चेंज होता है वो कॉज करता है टॉर्क, तो ये R/F होता है जो कि RF साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है भाई साहब, लग गई यार ये तो खतरनाक। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है भाई साहब, इक्विवेलेंट डिस्टेंस जहां पर इंटायर मास कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, तो K से हम डिनोट करते हैं इसको। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R2 यहाँ पर ये, फिर Rn का स्क्वायर, मतलब n की जगह जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे मासेस हो सकते हैं, सॉरी मतलब 2 3 ऐसे हो सकते हैं। n यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, I की हम बात करें दोस्तों ये m के स्क्वायर होता है, जिसको हम स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो इसको हम K इक्वल टू I/m लिख सकते हैं। और थिन रॉड के अबाउट क्या होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो ये हो जाएगा L/√3। तो यहाँ पर एक ट्रिक भी दोस्तों क्या है, स्लैब राइट हैंड रूल भी यहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, टॉर्क ऊपर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स हम यहाँ पर दोस्तों उंगली को कर्ल करते हैं क्लॉकवाइज में तो निगेटिव होगा, और यहाँ पर सामने की तरफ है दोस्तों ये पॉजिटिव होगा, तो टॉर्क हो जाएगा आई अल्फा इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क हो जाएगा DL या स्मॉल लेंथ के लिए, फिर DT यानी कि एक टाइम में कितना चेंज हो रहा है, टॉर्क कंसेप्ट से ये। रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड काइनेमेटिक्स, नेट फोर्स 0 देन नेट टॉर्क 0, तो ये दो तरीके से हो सकता है यार। देखो यहाँ पर फोर्स लग रहा है जैसे F1 F2 और डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है, तो F1 D1 इज इक्वल टू F2 D1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, मतलब बराबर होगा दोनों। तो अगर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, D1 भी हो सकता है D2 भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है फोर्स की जगह पर, तो T1 हो जाएगा प्लस T2 इज इक्वल टू D1 D3 हो जाएगा। टॉर्क ऑलवेज एक्ट करता है हिंज पॉइंट पे, ठीक है, जोड़ जहाँ हो। काइनेमेटिकल बात करें तो यूसीएम के लिए ये होता है ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा 0 हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा हमने दोस्तों सर्कुलर मोशन अभी पढ़ा था, अभी मतलब अभी लेटेस्टली मैंने अभी कल ही वीडियो डाली थी उसकी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें दोस्तों तो अल्फा कांस्टेंट होगा, तो ये ओमेगा 2 जो को ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ये ठीक है डिस्टेंस ऐसा देख पा रहे होंगे, nth एंगुलर थीटा के लिए हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस अल्फा 2n-1। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा मिलेगा, अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा मिलेगा, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो दोस्तों ओमेगा मिलेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई थीटा खत्म। और यहाँ पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के बीच में दोस्तों क्या है संबंध देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट दोस्तों इसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर डोनेट किया जा रहा है किससे, थीटा से। वेलोसिटी dx बाई dt होती है, ओमेगा डी थीटा बाई टी इसमें होता है। और ट्रांसलेशन में दोस्तों एक्सेलरेशन होता है, और रोटेशनल में अल्फा होता है। अल्फा को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं आपको पता ही होगा, डी ओमेगा बाई डी टी
और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं दोस्तों dv बाई dt, वेलोसिटी बाई टाइम। और मास अपना क्या होता है भाई, मास भाई ठीक है, और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। फोर्स dp बाई dt, मतलब समझ लो टॉर्क एनालॉगी है दोनों का, मतलब सिमिलरली इसमें टॉर्क होगा, इसमें मोमेंटम होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम L हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, इसमें हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी। इसमें ये हो जाएगा तो इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये होगा तो इसमें ये होगा। ठीक है, तो मिलता जुलता है ओमेगा अल्फा डेल्टा, ये सब का खेल है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कुछ मैंने जो देखा यहाँ पर। पुली विथ मास, यहाँ पर देखें हम दोस्तों, यहाँ पर एक देखो कोई मास के साथ पुली लगी हुई है और टॉर्क लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और अल्फा एंगल से घूम रहा है, मतलब अल्फा रोटेशन इसका एंगुलर वेलोसिटी अल्फा होता है। तो मास जो है mg लगेगा तो 100% है, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू mg m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आर रेडियस है, मास m है। और दोनों तरफ अगर मास लगा दिया गया है, दोनों तरफ नीचे जा रहा है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू ग्रेविटी g, m1 प्लस m2 प्लस आई आर स्क्वायर। और रॉड अगर कोई दोस्तों यहाँ पर था पहले, उसको रिलीज किया गया तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहीं पर है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा दोस्तों। एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें, तो एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 3g बाई एल हो जाएगा। रोलिंग मोशन की बात करें दोस्तों, तो ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन का कम्बिनेशन होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, सब दोनों की चीज़ें ली गई हैं। तो ये प्योर रोलिंग हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा के बराबर। और रोलिंग मैकेनिज्म की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए दोस्तों ये वी ऑफ सी एम ज़्यादा होगा आर ओमेगा से, जो कि यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। और अगर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा आपको बता दूँ मैं अगर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा ये एफ के, तो बैक में लगेगा। और बैकवर्ड स्लिपिंग के लिए दोस्तों ये फ्रंट में लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे हम चलते हैं दोस्तों आपने, ठीक है। स्लीपिंग के लिए दोस्तों ये उसके बराबर हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। और एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को हम ऐड कर देंगे, और तो ये हो जाएगा दोस्तों, काइनेटिक ट्रांसलेशनल की होती है हाफ एम बी स्क्वायर सी एम, रोटेशनल की होती है इतना। तो ये कुछ ऐसा निकल के आ जाता है फार्मूला। और वहीं अगर दोस्तों हम बात करें दोनों को अगर हम ले ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाफ कॉमन है, तो के अगर ले लेते हैं तो एम बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। कि रेडियस ऑफ जायरेशन है, आर रेडियस है, और मास है, ये वेलोसिटी है, ये हाफ है, काइनेटिक एनर्जी है। बाकी उसको अगर हम ट्रांसलेशन और इसका देखते हैं तो ये बीटा के बराबर हो रहा है, 1:1 भी कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि अभी हम लोग टेबल देखेंगे उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का दोस्तों होलों के लिए 1:1 होता है। देखो इसको काइनेटिक एनर्जी और इसको ऐसे ही ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और रोटेशनल का दोस्तों जो आर एच सिलेंडर रिंग होलो सिलेंडर के लिए दोस्तों जो रेशियो होता है वो 1:1 आता है। और होलो स्फेयर के लिए एच एस के लिए क्या होता है 3:2 आता है, 3:2 आता है। वहीं दोस्तों डिस्क के लिए आता है 2:1, और सॉलिड स्फेयर एस एस के लिए आता है 5:2। क्या बात है सर। और कुछ टेबल्स दिए गए हैं, प्रो टेबल आप कह सकते हैं इसको। बीटा फैक्टर दोस्तों हॉलो हाफ हो जाएगा, हाफ को अगर हम लिखना चाहें तो 0.5 लिख सकते हैं, और 3.5 को हम लिखना चाहें तो ये 0.6 लिख सकते हैं। 2/3 को हम लिखना चाहें तो 0.66 अगर डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। और इसको हम अगर 5/7 को लिखना चाहें दोस्तों तो ये हम 0.71 लिख सकते हैं। तो अगर इसका हम दोस्तों टोटल देखें तो ये हो जाएगा 50% होलो के लिए, और ये रिंग या फिर होलो सिलेंडर के लिए, होलो स्फेयर के लिए 40% होगा दोस्तों, 60% होगा सॉरी, और डिस्क के लिए 67% और 71%। तो ये 0.6 मतलब उसका परसेंट हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो। और काइनेटिक इसका रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी टोटल का अगर हम देखें दोस्तों तो ये 50% हो जाएगा रिंग होलो स्फेयर के लिए, और इसका 40% हो जाएगा, इसका 33, इसका 28। और एक्सेलरेट ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे अगर दोस्तों इतना ये है तो हाफ जी साइन थीटा, 3/5 जी साइन थीटा,
और 2/3 यही सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद दोस्तों इंक्लाइंड है तो किधर एंगल लग रहा है, जैसे कुछ बॉक्स तो बनेगा ही ना इधर, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, या फिर मतलब जी साइन थीटा, मतलब जैसे हो सकता है। ठीक है, 5/7 जी। और बॉटम पे दोस्तों क्या हो जाएगा, √GH हो जाएगा, इसके लिए होलो के लिए हो जाएगा √6GH, और इसके लिए हो जाएगा 4GH/H √10GH/7। फ्रिक्शन के लिए ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और 2/5 देख रहे हैं आप लोग, टाइम बहुत कम है यार, और 2/7 का mg साइन थीटा, जहाँ जी होगा वही बीटा हो जाएगा, ग्रेविटी जहाँ वही बीटा क्या है दोस्तों आपको पता ही होगा, बीटा फैक्टर जो हमने देखा है यहाँ पर, ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर मिक्सचर है। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन दोस्तों, किसी इंक्लाइंड पे प्लेन पे रखा गया कोई बॉक्स, देख रहे हैं थीटा एंगल बनाया है हाइट पे, रोल कर रहा है ये, तो एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा जी साइन थीटा 1 + k²/r², जो कि इसके बराबर हो जाएगा। वेलोसिटी की बात करें तो 2gh हो जाएगा 1 + k²r² के बराबर, और टाइम की बात करें तो 2s g साइन थीटा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी मास के एंड रेडियस के, लेकिन ये सिर्फ दोस्तों शेप मैटर करता है। अगर भारी मास हो गया तो वेलोसिटी भाई दोस्तों, भारी मास छोटा मास मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती है ना वहाँ पर, ठीक है, तो ये हो सकता है। फ्रिक्शन एंड प्योर रोलिंग की हम बात करें तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर स्टैटिक आर फ्रिक्शन जो है यहाँ पर ये हो जाएगा mg साइन थीटा 1 + r²/k। कंडीशन क्या होगा प्योर रोलिंग के लिए हो जाएगा म्यू मिनिमम, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है tan थीटा/1 + k² हो जाएगा, सॉरी k² r²/k²। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर कोई रोलिंग मोशन कर रहा है तो स्टार्ट करेगा दोस्तों, प्योर रोलिंग मोशन कैन स्टार्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जहाँ पर दोस्तों क्या होगा फोर्स एक्ट करेगा, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी प्लेन पे, यहाँ पर दोस्तों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाइट एस से फोर्स यहाँ पर आगे की तरफ लग रहा है, तो ये प्लेन पे किसी मतलब प्लेन पे जैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पर इसका ये हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल से जिसको हम डोनेट करते हैं, और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ये रिजिड बॉडी के लिए L = I ओमेगा हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RP। तो P यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका मोमेंटम है, मोमेंटम को M भी लिख सकते हैं, R था ये आपका फिर साइन थीटा किसी पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों L एक्सियल वेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर टॉर्क dl/dt हो जाएगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें दोस्तों इसको तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा एंगुलर मोमेंटम mu cos थीटा × h max, और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों एच मैक्स यहाँ पर क्या होता है दोस्तों u² साइन थीटा, हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, तो टोटल ये हो जाएगा mu³ यानी कि u² से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इसको, तो ये क्यूब हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है, कॉस था, तो बाकी 2g था ही, तो ये हो गया अपना कम, अपना ये क्या हो गया फॉर्मूला आ गया। मूविंग प्लैंक, अगर प्लैंक कोई मूव कर रहा है उस पर कोई मास रखा है तो नो स्लिप कंडीशन के लिए जो v1 - r ओमेगा = v के बराबर होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉपलिंग की बात करें दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम का स्टूडेंट का मैंने बात कर ली, तो यहाँ पर कोई देखिए लड़की है दोस्तों जो ओमेगा स्पीड से यहाँ पर दोस्तों मूवमेंट कर रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब ये हाथ फैला के जब ऐसे करेगी तो जब उसका कम हो पाएगा, लेकिन वहीं अगर ये दोस्तों देखिए जैसे रॉकेट अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है बंदा तो अलग हो जाएगा, लेकिन जितना फैलाता है उसके मतलब कष्ट होगा घूमने में, ठीक है, तो जितना ये इसका क्या बोलते हैं कि एक शार्पनेस बनेगी, फोल्ड करके हाथ जब ये घूमेगी तो ω2 देखिए, इसलिए ω1 से ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व हो रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टॉर्क देखो, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है सॉरी, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों T एक्सटर्नल 0 हो जाएगा और L कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा I1 ω1 I2 ω2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं अगर क्या होगा तो देखो कांस्टेंट है तो I बढ़ेगा ओमेगा घटेगा तो 2π टॉर्क बढ़ेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल एक और होता है दोस्तों, जब आइस पोल पे जैसे पृथ्वी घूमती है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो जब आइस मेल्ट करता है तो फास्ट स्लो ऐसा होता है, ठीक, तो ये भी हो सकता है। और टॉपलिंग क्या होती है सर, टॉपलिंग मतलब गिर न जाए, मतलब पलट न जाए। तो बॉक्स देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन आप देख ही रहे होंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें बताने की जरूरत है। तो ब्लॉक नहीं गिरेगा अगर रिस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा होगा टॉपलिंग से, तो
तो फोर्स इंटू हाइट ज़्यादा होगा किससे, एम जी इंटू B/2 से। B/2 यहाँ पर क्या है दोस्तों कि इसका जो ब्रेड्थ है हाफ ब्रेड्थ हो जाएगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन अवॉइड करेगा। अगर ज़्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन टॉपलिंग को अवॉइड करता है, तो इसमें कंडीशन में आपको दोस्तों GBH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सेलरेशन से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स होगा, यानी कि दोस्तों आप किसी दोस्तों कोई सरफेस पर कोई बॉडी रखी है तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है। आप वीडियो इसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों कोने पे, इज पे, ताकि दोस्तों प्रिवेंट हो पाए टॉपलिंग और गिरे ना बॉक्स। तो ये चीज़ें थी आपका। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर दोस्तों। आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा आपको। कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा, और ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको और भी चैप्टर्स की मिलती रहेंगी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।